सर टॉपिक पढ़ा है लेकिन मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा है। मैंने अभी अभी टॉपिक पढ़ा है जस्ट, लेकिन मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा है। सो व्हाट कैन आई डू? कॉपी पेन सबके पास होना चाहिए। लेट सपोज मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बताता हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज एमओए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के बारे में लिखा रहता है कि उसका नेम क्लॉज क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्लॉज क्या है, उसका कैपिटल क्लॉज क्या है। कंपनी के मतलब एक वर्ड होता है ना, 1% कंपनी है, उसमें 1% कंपनी का नॉमिनी कौन होगा, 1% कंपनी के बारे में लिखा रहता है। सर यही सारी बातें होती है, ऑब्जेक्ट क्लॉज वगैरह क्या है। तो सर आपको ये याद क्यों आ रहा है? छोड़ो, टॉपिक छोड़ो। एक टॉपिक होता है सर, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब मैंने प्रोस्पेक्टस दिया नहीं, लेकिन माना जाता है कि वो प्रोस्पेक्टस है। सर वाई? समझो, मैं तुम्हें थ्योरी याद करने का तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने दिया नहीं, लेकिन माना गया कि वो प्रोस्पेक्टस है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस का वो फीचर वहां पे इनेबल हो जाता है। कैसे हो जाता है? तुमने पब्लिक को ऑफर नहीं दिया, लेकिन तुम किसी इंस्टीट्यूशन को पकड़ रहे हो, जिससे कह रहे हो कि भाई मेरे अलॉटमेंट को बिकवा। और इंस्टीट्यूशन तुम्हें डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहा, फुल पैसा दे ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं वो किसी और को दे रहा है, और वो कंपनी डायरेक्टली, वो लोग डायरेक्टली तुम्हें पैसा दे रहे हैं, बीच में इंस्टीट्यूशन पैसा ले ही नहीं रहा। तो हमने कहा कि भाई कंपनी तुम्हें इनडायरेक्टली पैसा तो मिल ही रहा है, और तुम पब्लिक से ही पैसा ले रहे हो। तो ये एक पब्लिक ऑफर हो जाता है, डीम प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर थ्योरी पढ़ रहे हो, याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम थ्योरी को बिना समझे पढ़ रहे हो। अरे सर समझ में आ रहा है ना, दिस इज राम, यह राम है। आई एम मैन, मैं एक लड़का हूं। दिस इज काउ, ये गाय है। सर समझ में आ रहा है सर? आई 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 अंडरस्टैंड सर। बेटा तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। दिस इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इज इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। काउ इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। एक है तुमने सेंटेंस बोला, और एक तुम्हें नॉलेज है कि मैं सब्जेक्ट पहले यूज कर रहा हूँ, वर्ब पहले यूज कर रहा हूँ, कि ऑब्जेक्ट पहले यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे थ्योरी में क्या मिस्टेक हो जाती है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में क्या मिस्टेक हो जाती है? तुम्हें लगता है तुम्हें आता है, बट वो तुम्हें नहीं आता है। तो सर तरीका क्या है? उसको सीखो, उसको टाइम दो। मैं एक तुम्हें छोटी सी कहानी बताता हूँ। आंखें बंद करो सभी, आंखें बंद करो, फिर मैं एक कहानी सुनाता हूँ, और उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या हुआ, तुम सभी बता दोगे, राइट? तुम्हें एक सिंपल सा स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा काले कलर का दरवाजा था, ब्लैक डोर। आप गए, और आपके हैंड का कलर रेड था। आपने अपने रेड कलर के हैंड से वो ब्लैक दरवाजा खोला। वहां बहुत सारी पर्पल कलर की काऊ थी। वहां बहुत सारी पर्पल कलर की काऊ थी, और वो येलो कलर की घास, ग्रास खा रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, पानी की, टप टप टप। सुनो, पर तुम्हारी आंखें नहीं बंद है बेटा। मैंने कहा था आंखें बंद करके सुनो। सुनो, पर आंखें ऐसे बंद कर दे। तुम्हें आंखें बंद करना नहीं आता? ऐसे कर लो, हाथ हाथ आगे रख लो। ठीक है। अब क्या हुआ? वहां पे बहुत सारे ब्लैक घोड़े दौड़ने लग गए। घोड़ों की आवाज आने लग गई। ऊपर नीले कलर का आसमान हो गया। नीले कलर के आसमान से सफेद कलर की बूंदें गिरने लग गई। अचानक से मास्टर ने बोला, आंखें खोलो और मुझे बताओ कौन सी चीजें कौन से कलर की थी। काऊ कौन से कलर की थी? टाइप करके जरा बताना। पर्पल? अरे कैसे यार याद रहेगा, तुम्हें तो थ्योरी याद ही नहीं रहती। गेट कौन से कलर का था? गेट कौन से कलर का था? ब्लैक। तुम्हारे हैंड कौन से कलर के थे? हैंड कौन से कलर के थे? ओके, रेड कलर का था। अच्छा, वहां पे जो घोड़े थे वो कौन से कलर के थे? हॉर्सेस जो आए थे। ओके। स्काई कौन से कलर का था? और उसमें से किस कलर का पानी नीचे गिर रहा था? वाइट। और वहां पे वो कौन से कलर की ग्रास खा रहे थे, काऊ? येलो। ये सब कैसे याद रह गया तुम्हें? हाउ इट इज पॉसिबल? तुम्हें तो थ्योरी याद ही नहीं रहती। बिकॉज यू कैन इमेजिन दैट पिक्चर। और जब भी तुम कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो,
और उसकी इमेजिनेशन तुम्हारे माइंड में नहीं आती है, इसलिए वो तुम्हें रिकॉल नहीं होता है। सिंपल। तुम्हें क्यों नहीं याद आ रहा? क्योंकि तुम उस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। अगर उस चीज को तुम इमेजिन कर पा रहे हो, उस चीज को अगर तुम अपने शब्दों में रिकॉल कर पा रहे हो, तो वो चीज तुम्हारी लाइफ टाइम परमानेंट हो जाएगी। अच्छा चलो, अब मैं एक वर्ड बोलूंगा, तुम मूवी का नाम बता दोगे। भाभी 2 बताओ किस फिल्म में? भाभी 2 एनिमल मूवी, अरे वाह, बच्चों को तो पता है। शाका लाका बूम बूम, जो लड़का था जिसके पास पेंसिल थी, उस लड़के का नाम पता है? शाका लाका बूम बूम, संजू। रिया ने बता दिया। अच्छा, शक्तिमान, जब चश्मा पहन लेता था और न्यूज रिपोर्टर बन जाता था, तो उसका नाम क्या हो जाता था? किसी को पता है? गंगाधर। तुम लोग न्यू जनरेशन के बच्चे क्या जानो। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें चीजें इसलिए रिकॉल नहीं आ रही क्योंकि तुमने उन चीजों को विजुलाइज नहीं किया, तुमने उन चीजों को आंखों से नहीं देखा, तुम उन चीजों को फील नहीं कर पा रहे। तुम काला अच्छा भैंस बराबर कर रहे हो। काला अच्छा भैंस बराबर का मतलब क्या होता है? कि जो तुमने वर्ड्स रीड आउट किए, दे, यू आर ट्रीटेड देम एज अ थियरी, यू आर ट्रीटेड देम एज अ क्वेश्चन, you are treated them as a paragraph, you are treated them as a syllabus, you are treated them as a chapter. No, जो भी चीज तुम पढ़ोगे या जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो, उसको तुम्हें इमेजिन करना होगा कि ये कह क्या रहा है। सिंपल सा तरीका है। ऑडिटर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ऑडिटर क्या करता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसमें मैंने भाभी 2 का एग्जांपल लिया था और कबीर सिंह का एग्जांपल लिया था। अगर किसी ने मेरे ऑडिट का चैप्टर 1 किया हो तो उसको रिकॉल आएगा। तो उसमें भाभी 2 बोलती है कबीर सिंह से, कबीर भैया से, सुनते हो? उसने बोला हाँ बोलो ना, बैलेंस शीट साइन करवानी है। उसने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, आई वॉन्ट टू रीड दिस बैलेंस शीट, आई वॉन्ट टू स्टडी दिस बैलेंस शीट, प्लीज कर दो ना। तो वहां पे एक वर्ड आता है, डू नॉट सब ऑर्डिनेटेड बाय अदर्स, कि तुम्हारी जो क्वालिटी है वो दूसरे की इच्छाओं से भ्रमित नहीं होनी चाहिए। किसी ने कुछ बोला और तुमने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम एक ऑडिटर नहीं हो, दिस इज नॉट ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। भाभी 2 बोली प्लीज आज चाय पे मिलेंगे, डैड पे चलेंगे, प्लीज साइन कर दो ना बेबी। उसने कहा बेबी, दिस इज डिफरेंट थिंग एंड ऑडिट इज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तुम्हें मजे आ रहे हैं क्या? अच्छा, तो भाभी 2 क्या कह रही है कबीर भैया से? वो ये कह रही है कि मेरी बात को मानो। जोया भाभी, अरे वाह, तुम तो पूरे बेटा फीलिंग में चले गए हो, इसलिए तुम ग्रुप 1 ग्रुप 2 में अटक गए। थोड़ा सा बाहर आओ, भावनाओं से बाहर आओ। ठीक है, तो तुम्हें वो चीज टच करनी पड़ेगी हर्ट से। तूने पढ़ा मेटलिटी, मेटलिटी के लिए मैं कॉन्सेप्ट कैसे बताता हूँ। मैंने कहा कि तुम खाना खा रहे हो, खाने में एक छोटा सा कंकड़, छोटा सा पत्थर है, तुम खाना फेंक दोगे या पत्थर फेंकोगे? ऑब्वियसली पत्थर फेंक दोगे। वही तुम खाना खा रहे हो, खाने में गिर गया मेढक, ये छिपकली, अब तुम खाना फेंकोगे या छिपकली को फेंकोगे? आलू कह रहा है मैं दोनों खा जाऊंगा। बेटा यहाँ नॉनवेज नहीं है सब, दोनों नहीं खाते। तो मैट्रिटी क्या कहता है? व्हेन देयर आर सम थिंग्स इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which can affect the decision of the users or users of financial statement, then it is materiality. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई पर्सन यूज कर रहा है और वो इंफॉर्मेशन अगर मिलेगी तो डिसीजन चेंज हो जाएगा, और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो डिसीजन कुछ और होगा, तो वो मैट्रिटी कहलाता है। यहाँ पे बात उसकी नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि अब जैसे एक सिंपल सा, आज मैं हाउस प्रॉपर्टी का एक वीडियो बना रहा था, उसमें एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा एक घर है, उस घर में मैं बस एक दिन, 1 घंटे के लिए मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया था, और पूरे साल वो घर लेट आउट रहा। वो लेट आउट होगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड? वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा या लेट आउट? सर एक दिन है तो लेट आउट होगा। अच्छा, मान लो मैं 11 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड करता हूँ, 1 महीने लेट आउट किया, फिर
11 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, 1 महीने लेट आउट। फिर चाहे आप एक दिन रहो या पूरे साल रहो, अगर एक दिन भी लेट आउट है तो पूरी प्रॉपर्टी उस ईयर के लिए लेट आउट ही मानी जाएगी। सर क्यों याद आ रहा है? बिकॉज यू आर इमेजिनिंग दैट थिंग। तुझे जो मैंने चाहा, तुझे जो मैंने सोचा, तुम्हें उस चीज को चाहना पड़ेगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? टाइम देना पड़ेगा। जब बोलते हैं ना सर क्या हमें क्लासेस की जरूरत है, अगर ये चीजें तुम्हें रिकॉल नहीं आ रही है तो तुम्हें क्लासेस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि टीचर क्या करता है, उसका एक्सपीरियंस है, वो अपने गप्पे हाकेगा, उस गप्पे के बहाने, उस थ्योरी के बहाने, उस चार्ट के बहाने तुम्हें वो चीजें रिकॉल करवा देगा। ऑन द अदर साइड तुम लगे रहते हो, टाइम लगता जाता है, लेकिन वो चीजें तुम्हें रिकॉल नहीं रहती। तो टीचर का यही काम होता है, वो तुम्हारा टाइम बचा लेता है। तो आगे से सर हम कैसे पढ़ें? देखो पहली चीज, थ्योरी जब भी पढ़ते हो किसी टीचर की बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए जिसमें क्वेश्चन बैंक हो। उस टॉपिक से जो तुमने किया उसकी तुम्हारे पास होने चाहिए क्वेश्चंस। प्लस जो तुमने थ्योरी पढ़ी उसको ट्रीट करो एज अ इमेजिनेशन। जो भी तुमने पढ़ा, क्या तुम उसे 2 लाइन में लिख सकते हो क्रक्स में? चलो, एक ना टॉपिक होता है 25A, सेक्शन 25A ऑफ इनकम टैक्स ए। वो क्या होता है? एरियर ऑन रेंट। ओके, एरियर ऑन रेंट। ओके, उसमें एक रूल 4 होता है। रूल 4 की 4 कंडीशंस होती है, कौन बता सकता है? ऐसा करने से पता क्या हो रहा है, तुम्हारे दिमाग पे टॉर्चर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है कि तुम चीजों को रिकॉल करो। और यही प्रेशर हमें उसको बार बार देते रहना है, जिससे हमें चीजें याद रहें। वो बेटा गूगल पे जाके सर्च करके कॉपी करके पेस्ट मत करना। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है? कहने का मतलब क्या, जो भी टॉपिक पढ़ो तुम उसको इमेजिन करो। अब मान लो तुमने कोई ऑडिट का या एसएम का या एएस का टॉपिक पढ़ा, उसको एक सर्कल बनाओ या फिर एक चार्ट बनाओ कि हेडिंग है, इसका पॉइंट 1 ये क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है। तुम सोचो मैं उसे अपने शब्दों में लिखता तो कैसे लिखता। तुम सोचो मेरे शब्द क्या होते हैं हिंदी में, मजाक में, कॉमेडी में। जैसे रूल 4 में मैं अभी एक डायलॉग बोल रहा था, आज मैं जब पढ़ा रहा था ना मुझे डायलॉग्स आते हैं। डायलॉग्स में आया कि मेरे घर से निकल जा, आज के बाद अपनी शक्ल में दिखाइए। रूल 4 की कंडीशन है, क्या बोलता है? कि वो तुम्हारे घर में कभी रहना नहीं चाहिए। तो उसको मैंने हिंदी में कैसे याद किया? मेरे घर से निकल जा, आज बाद अपनी शक्ल में दिखाइए। तुम्हें उससे रेंट रिकवरी की हर स्टेप्स लेने हैं, ऑल पॉसिबल स्टेप्स, स्टेप्स, रिजनेबल स्टेप्स। तो मैंने उसको क्या बोला? साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाऊंगा लेकिन अपना रेंट रिकवरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब हाउ यू आर इमेजिनिंग दैट थिंग। वो इस घर से निकल गया तो वो किसी दूसरे घर में नहीं रहना चाहिए, तो इस पॉकेट से गया तो इस पॉकेट से गया, मतलब दिल से निकाल दो। ये नहीं कि भैया इधर नहीं तो इधर सही, इस वाले दिल की जगह इस वाला दिल नहीं, हटा दिया तो हटा दिया। जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना, मतलब रेंट टेनेंट को बोल रहा हूँ निकल जा मेरी जिंदगी से। व्हाट आई मीन टू से कि जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम उसे इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, अपने वर्ड नहीं दे पा रहे हो, तो वो चीजें तुम्हें रिकॉल नहीं हो पाएंगी। तो आगे से जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ो जो तुम्हें याद नहीं हो रहा, उसको दोबारा से पढ़ना। एक क्वेश्चन लिखा, और क्वेश्चंस जो तुम लिख रहे हो ना, टॉपिक पढ़ा उसको अपने वर्ड्स में लिखो, मैं कैसे लिखूंगा। फिर जो तुमने अपने वर्ड्स दिए वहां पे सर्कल करो कि इसका कीवर्ड क्या होता है। फिर अपने शब्दों को और कीवर्ड को मैच करो, बन गया तुम्हारा आंसर। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न द थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसको और स्ट्रॉन्ग करने का, वो है रिटन टेस्ट। खुद जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट तुम्हें दुखी करता है, चाहे लॉ हो, टैक्स हो, ऑडिट हो, कुछ भी, रोज उसके कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रोज लिख के देखो। सिंपल से याद रखो ट्रिक। चाहे कॉन्फिडेंस बनाना है, फोकस बढ़ाना है, कुछ भी बढ़ाना है, एक ही तरीका है, टेक स्टेप्स, डू एक्सरसाइज, रिटन प्रैक्टिस करो। एक चीज मैंने और फील की थ्योरी को याद रखने की। थ्योरी को याद करना है हाउ मच सेंसेस यू कैन इन्वॉल्व इन दैट टॉपिक। तुम्हारी कितने सेंसेस एक्टिविटी, तुम सुन रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, सुन रहे हो, तुम हाथों हाथों से लिख सकते हो क्या? हाथों हाथ लिखना मतलब जो भी वो बोल रहा है उसकी समरी को हाथ से लिखते जाओ, हाथों हाथ।
अरे सर, जो वो बोल रहा है लिखवाएगा वो अलग लिखूंगा। एक रफ कॉपी लो, हाथों हाथ उस चीज को लिखो। एक बार मैंने अप्लाई किया था सन 2012 या 11 में। टीचर टॉपिक पढ़ा रहा था प्रॉक्सी का, और मैंने वो टॉपिक उसके बोलते बोलते हाथों हाथ लिखा था, बाद में किताब से रीड आउट किया था, और भाई साहब वो आज तक मुझे याद है। बिकॉज आई एम यूजिंग द मैक्सिमम सेंसेस आई कैन यूज। सुनना, प्रोसेसिंग, देखना, लिखना, और घर पे जाके एक बार रिवाइज करना अपने वर्ड्स को। याद है प्रॉक्सी में क्या होता है कि मान लो मेंबर ने अपना प्रॉक्सी, क्या वो भेज सकता है? भेज सकता है। एक क्वेश्चन आ गया कि सर प्रॉक्सी भी है और मेंबर भी है, हु इज वैलिड? जी, मेंबर वैलिड हो जाएगा, प्रॉक्सी इनवैलिड हो जाएगा अगर मेंबर मीटिंग में आ गया तो। सर मैंने एक प्रॉक्सी भेजा, फिर दूसरा प्रॉक्सी भेजा, कौन सा वैलिड रहेगा? सर दूसरा वाला वैलिड रहेगा, जो प्रॉक्सी लेटर ऑन ज्वाइन हुआ है। सर एक प्रॉक्सी ज्वाइन हुआ, दूसरा प्रॉक्सी डेट बंद होने के बाद ज्वाइन हुआ, तो पहला वाला वैलिड रहेगा। कहने का मतलब क्या है? तुम टॉपिक को इमेजिन करो, तुम टॉपिक को समझो, और जब भी तुम सीखने बैठे हो, यूज एज मच सेंसेस यू कैन यूज। टीचर का लेक्चर चल रहा है, चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, चल रहा है, तुम जो वो बोल रहा है ना, एग्जाम्पल ही बोल रहा है, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। तुम्हारा हाथ एकदम राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड में चलना चाहिए। उसके मजाक, उसका डायलॉग, उसका सब कुछ लिख डालो, और फिर उसको समराइज करो कॉन्सेप्ट और बुक के साथ। भाई साहब सब कुछ याद हो जाएगा। बेस्ट टाइम होता है लर्निंग का ऑन द क्लास। सर मुझे क्लास में समझ में नहीं आया, यानी तुम्हारा दिमाग वहां प्रेजेंट नहीं था। दिमाग को प्रेजेंट करने का तरीका है अपने सारे सेंसेस। हमारे सेंसेस क्या होता है? स्मेल करना। देखो हम क्लासेस में स्मेल तो कर नहीं सकते। हमारे पास सेंसेस क्या है? हमारे हाथ, हमारे ईयर्स, हमारी आईज, हमारा माउथ, हमारा माइंड, ब्रेन प्रोसेस। उसके बाद क्या है? जैसे तुमने जो भी टॉपिक पढ़ा, लेट्स सपोज तुमने एक टॉपिक पढ़ा, तुम ना एक चैप्टर पढ़ते, एक चैप्टर मत पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो। एक शीशा, एक मिरर रखो सामने, शीशे के सामने खड़े हो गए, आईने के सामने खड़े हो गए, टॉपिक को खुद को एक्सप्लेन करो, हाथ उठा उठा के। और इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बाय द ड्रेस एंड बाय द माइंड। तुम उसको एक्सप्रेस करो कि खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो। या फिर और बढ़िया तरीका होता है, छोटे भाई बहन, मम्मी पापा, मम्मी किचन में रोटी बना रही, मम्मी ऑडिट एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बेटा ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब उन्हें बताओ, ऑडिट क्या करता है वो बताओ। व्हेन यू एक्सप्लेनिंग ना, तुम्हारे आईज, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारे सारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि तुम सारी मसल्स का, सारे ब्रेन फंक्शंस का एक समय पे यूज कर रहे हो। किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, हाउ मच सेंसेस यू आर यूजिंग। जितने सेंसेस यूज करोगे, जितने अच्छे से यूज करोगे, ऑटोमेटिक वो चीज ब्रेन में रह जाएगी। एंड द लास्ट थिंग, दिस इज पनीर पे चीज, दैट इज डू द रिटन प्रैक्टिस। हम टीचर्स को चीजें याद रह जाती है, पूछो क्यों? इनकम टैक्स पता नहीं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, हर बार नए तरीके से लिखता हूँ, हर बार एक नया एग्जाम्पल जोड़ता हूँ। लिखा, लिखा, बताया, बताया, बोला, बोला, समझाया, समझाया, ब्रेन में स्टोर होता गया, होता गया, होता गया, तो हो गया। अभ्यास। एक ना हमारे टाइम में एक टीचर होते थे, डॉक्टर ग्रीस आहूजा। बड़े बड़े सीए उनके पाँव पकड़ते थे। अभी भी पकड़ते होंगे आई थिंक, उनके बारे में मुझे अब ज्यादा नहीं पता। उनकी एक बुक चलती थी टैक्स की, लक्ष्मी नगर में शायद अभी भी मिल जाएगी तुम्हें। तो वो बुक उन्होंने हमें बताया, वो 5-5 बार बुक को लिखते हैं अपने हाथों से। उन्हें एक एक प्रोविजन, भाई साहब कोई सीए क्या ही उसके आगे खड़ा होगा, बंदे के आगे। मैं तब से टैक्स को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अपना दिमाग लगा रहा हूँ। किस टीचर का पढ़ाया उसने, मैं समझने की कोशिश करता हूँ ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या बोल रहा है, क्या उन्होंने वहां सर से बोला, या क्या इसे और बेहतर बोला जा सकता है। ये अटेंशन, अप्लाई ऑब्जर्वेशन। तुमने कितनी बार उस टॉपिक को लिख के देखने की कोशिश की? तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा, ऑब्जेक्टिव, चलो एडवांटेज ऑफ ऑडिट, ऑडिट का टॉपिक पढ़ा, एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज है? अरे सर इससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी हमें पता चल जाता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन कोई लॉसेस हो रहे हैं हमें पता चल जाता है, कोई स्कैम चल रहा है पता चल जाता है, और हमारे एम्प्लॉय का ना
मोराल हाई हो जाता है, जो एक्सटर्नल यूजर है ना उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है हमारी बैलेंस शीट को यूज करके। कैसे याद हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको समझने की कोशिश की। तुमने क्वेश्चन को समझा, क्या तुमने उसे अपनी लैंग्वेज में लिखा, क्या तुम मुझे उसका निचोड़ बता सकते हो? डिफिकल्ट चीज ये नहीं होती जो तुमने वो 3 इडियट में देखा होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन? तो उसने बोला सर मशीन वो है जो किसी भी काम को आसान बना दे, जैसे चैन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो उसका टीचर डालता है अबे क्या बेशर्म वाली बात कर रहा तो रेंचो ओ कौन सा था वो, अरे चतुर, वो भाई साहब लंबी वाले डेफिनेशन बताता है। और टीचर बोलता है एक्सीलेंट। नहीं, सच यही है, जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि वो कह क्या रहा है, तो बेशक तुमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसका कोई मतलब नहीं रहा। और जब तुम टॉपिक की पैराग्राफ के निचोड़ निकालने लग जाओगे, जब तुम नींबू से रस निचोड़ने लग जाओगे, टॉपिक तुम्हें याद रहने लग जाएगा। तुमने टॉपिक पढ़ा क्या? अब देखो और तरीके बताता हूँ, जैसे आलोक में एक और बेस्ट तरीका बताता हूँ। मैंने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को उस पढ़ने के बाद जहां भी तुम रुके हो या थके हो, उठने से पहले अपनी आवाज में उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करो। ऑडिट का मतलब क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सर एडवांटेज ये होती है, डिसवांटेज ये होती है, सारी चीज अपना ना फोन में एक वॉइस रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्ड कर लो। अब अगली बार तुम जब भी पढ़ने बैठोगे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनना। और तुम्हारी आवाज से बेहतर आवाज इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये तुम्हारी आवाज है। तुम्हारे सेंसेस ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तुम्हारी वॉइस में, और वो चीजें तुम्हें हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। ठीक है, ये हो गया कैसे पढ़ा जाता है। ये चीज तुम किसी भी सब्जेक्ट पे लगा सकते हो। अब मैं अकेला एक बंदा, पहले 8 सब्जेक्ट होते थे अब 6 हो गए, तो मेरे लिए तो फायदेमंद है, 2 सब्जेक्ट कम हो गए। मैं सारे सब्जेक्ट डील करता हूँ। कैसे? बिकॉज मैं हर सब्जेक्ट को शिद्दत से पढ़ता हूँ। अब इसमें मैंने एक चीज जो मेरे दिमाग में क्या काम करता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि जब एक ऑल इंडिया रैंक लाने वाला बंदा 8 सब्जेक्ट को पढ़ के रैंक 1 ला सकता है, और सारे टीचर उसको मोटिवेट कर रहे हैं बेटा तू पढ़, बेटा तू पढ़, तो एक टीचर क्यों नहीं सारे सब्जेक्ट को पढ़कर सके एक्सप्लेन कर सकता है? तुम बच्चे को फोर्स कर रहे हो कि भैया तू रैंक ला और 6 के 6 सब्जेक्ट एक बार में पढ़। क्या तुम उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो? अगर नहीं तो तुम्हें मोटिवेशन देने का कोई अधिकार नहीं है। पहले उस दर्द को झेलो, उस प्रॉब्लम को समझो, तब जाके ज्ञान दो। राइट। कुछ क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चन और था मेरे दिमाग से निकल के, सेशन में हम लेने वाले थे। और क्या क्वेश्चन लेने वाले थे सेशन में मेरे दोस्त? तुम लोग के ना येलो ब्लू और सबने ना पूरा मैसेज पूरा फिक्स कर दिया। चलिए एक बार टाइप करना, और क्या मैं डाउट लेने वाला था यहाँ पे। ये हो गया स्टडी का कि हाउ वी कैन स्टडी। शेड्यूल डिसिप्लिन से कैसे करें, चलो क्वेश्चन है सर शेड्यूल को डिसिप्लिन से कैसे करें। अब देखो, ऋतिक नाम करे एसएम का प्लानर, प्लानर बोले तो आकांक्षी, कंसंट्रेशन, ओके। तो देखो, देखो कंसंट्रेशन होना और शेड्यूल पे डिसिप्लिन होना दोनों ही एक चीज है। पहली चीज जैसे इसके लिए मैं सिंपली बोलूंगा, सर वी डू द शेड्यूल बट कांट फॉलो। चलो इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। देखो सुनो, सिंपल सा तरीका है। इसके लिए तुम्हें अपने लिए मशीन बनना पड़ेगा, बी द मशीन। इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फॉलो द सिस्टम। ऋतिक रानावत को मैंने बहुत पहले सिखाया था, फॉलो द सिस्टम। तुमने 7 बजे पढ़ने का टाइम सेट किया, और तुमने 7 to 10 पढ़ाई करनी, या फिर तुमने इवनिंग में सेट किया भैया मैं 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ूंगा, 8 to 11। मम्मी ने बोल दिया बेटा ये काम कर दियो, बहरे हो जाओ, बोल दो मम्मी टॉक टू मी आफ्टर 11 PM। अरे तुझे शर्म नहीं आती घर वालों को? नहीं नहीं आती जी, इतना फेल हो गया हूँ, बेशरम हो गया हूँ। अब एक ही चीज समझ में आती है, रिजल्ट लाना है, इससे ज्यादा नहीं। मुझे 8 से 11 काम करना है, क्या तरीका है? फोन फ्लाइट मोड पे। आज मैं टैक्स रिकॉर्डिंग कर रहा था, एक मेरे दोस्त हैं दिलीप जी, उनका 6 बार कॉल आ गया, मेरी टीम को कॉल आ गया। नहीं मतलब नहीं, आई एम डूइंग माई वर्क। नहीं कर सकता बात में उस समय। शेड्यूल तब फॉलो होगा जब तुम मशीन बनोगे, क्योंकि मशीन फोकस रहती है। तुम्हारा टाइम है 7 to 10 तो 7 to 10 यार, 8 to 11 8 to 11। अब धरती गिर जाए कोई मर जाए, ये मेरा टाइम है और यही मुझे पास कराएगा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तू करता जाए। सर डिसिप्लिन, देखो डिसिप्लिन क्या है?
कि मुझे पता है कि मेरा पर्पस ये है और उसके लिए मुझे क्या करना है और वो मैं कर रहा हूँ, दिस इज डिसिप्लिन। मुझे पता है कि मैं जब तक 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ूंगा मैं पास नहीं करूंगा। सर मैं प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि शायद तुम बोझ के तले दबे पड़े हो। तुम्हें चीजों को हटाना पड़ेगा, खुद को हल्का पड़ेगा। तुम फैमिली की टेंशन लेके घूम रहे हो, दुनिया भर की टेंशन लेके घूम रहे हो। पढ़ने का जब टाइम आ रहा हो तब तक थक जा रहे हो, सोने के लिए नींद आ रही है। एक ना गाना था, मुझे बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, RCM शायद नाम था। उसका एक रैप बड़ा अच्छा फेमस हुआ था, आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता, आज भी किसी का मुझे होने नहीं देता। तो ये लाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता। जब भी तुम्हें नींद आए एक बार सोचो, क्या मैं सो गया तो एग्जाम में पास हो जाऊंगा? अगर तुम्हारा दिल कहता है हाँ हाँ, तो सो जाना। और अगर नहीं नहीं, अभी टारगेट रह गया है, उठ के पढ़ाई करो। देखो यार, थकने तक तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन जो थकने के बाद भी पढ़ता है ना, गॉड उसके लिए रिजल्ट क्रिएट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? थकने तक तो कोई भी पढ़ सकता है। 8 घंटे का टारगेट किया था, 6 घंटे में थक गए, हो गया। 8 घंटे का टारगेट था लेकिन 12 घंटे इसलिए पढ़ा क्योंकि आज मेरा टारगेट हुआ नहीं था। याद रखना, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। तुम्हें टारगेट मिला है, तुम्हें चीजें मिली है, तुम्हें रिसोर्सेज मिला है, और तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो, तो खुद को अपने पेरेंट्स को कितनी बार धोखा दोगे? उसके पास सबका हिसाब किताब है। जब वो डंडा लेके रिमांड लेगा ना बेटा, घर वाले भी भगा देंगे, डेस्नी भी भगा देगी, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज मौका मिला है, अच्छे से जी लो, अच्छे से कर लो। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर मेरी नाइट में अच्छे से पढ़ाई होती है। कब पढ़े, मॉर्निंग और नाइट? जिस समय तुम बेस्ट पढ़ सको, जिस समय तुम्हारा बॉडी बॉडी की इफिशियंसी सबसे ज्यादा हाई हो, जिस समय तुम सबसे ज्यादा आउटपुट दे पाओ, जिस समय तुम्हें लगता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद हो रहा है, जिस समय तुम क्वेश्चन करने बैठे हो और क्वेश्चन सॉल्व होने तक तुम्हें किसी चीज का ख्याल नहीं आ रहा, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। सर जॉब की वजह से इशू हो रहा है पढ़ने में, कैसे मैनेज करो, मॉर्निंग या नाइट, विच इज बेस्ट? बोथ इज बेस्ट। ऑन विच टाइम यू कैन मेक द बेस्ट आउटपुट, दैट इज द बेस्ट। भैया एंजाइटी होती है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। एनजाइटी का मतलब क्या होता है? यू आर थिंकिंग विच इज नॉट गुड फॉर यू, दिस इज एनजाइटी। तो सोच रहे हो अब मेरा क्या होगा, एनजाइटी होगी। अब मैं क्या सोचता हूँ, अबे मेरा क्या होगा वो जाने ना, मैं क्या जानू, मैं तो ये जानता हूँ मेरा काम क्या होगा। आज मेरा काम क्या, वीडियो बनाना। आज मेरा काम क्या, रिप्लाई करना। कल मेरे को SM का चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो बनाना है, फिर चैप्टर 2 अपलोड कर दूंगा, ठीक है हो गया, ये है मेरा काम। टैक्स का एक वीडियो डालना है, हाँ, सारे मैसेज करने हैं, हाँ। फिर अगले डे से मुझे चैप्टर 3 की तैयारी करनी है कि मुझे इस वीक में SM पूरा खत्म करना है। मेरे को मेरे कर्म पे फोकस करना है। डेस्टिनी तो वो अपने आप ही लिख रहा है। तुम्हें 2 दिन का समय दिया भगवान ने कि अपनी डेस्टिनी बदल ले, तुम उसमें सोच ही जा रहे हो, तीसरे दिन मेरा क्या होगा, तीसरे दिन मेरा क्या होगा, तीसरे दिन मेरा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा नालायक, नर्क में जाएगी तू, और कुछ नहीं होगा। अभी क्या कर सकती हो ये बताओ। सर मेरा टारगेट मिला है, मैं कर सकता हूँ, दैट्स इज। तुम अपना कर्म करो, पूरी ईमानदारी से कर्म करो, पूरी मेहनत से अपना कर्म करो, होने दो ना, उसके बाद उसको छोड़ो ना, वो क्या करेगा? कुछ तो उसके लिए भी छोड़ दो, सब कुछ मैं ही सोचूं क्या कि क्या होगा? सोचने के लिए वो बैठा है, करने के लिए मैं। तुम बस कर्म कर सकते हो अर्जुन, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, अपने कर्म को 100% लेवल पे करो, फल अपने आप तुम्हें मिलेगा। लेकिन फल की चिंता में कर्म मत करो। सोनू झा, सर हाउ टू ओवरकम ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्रोकास्टिनेशन। ये अच्छा देखो, सिंपल सी बात, एक बच्चा कह रहा है सर मैं 5वीं मंजिल से कूदना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो ऐसा कर, पहले पहली मंजिल से कूद, तेरा ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जो सब्जेक्ट जिस टॉपिक में तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, उसको उठा लो बेटा। लेटेस्ट पेपर उठा लो, लेटेस्ट RTP MTP उठा लो, आ जाओगे रियलिटी में। एक बच्चा कह रहा है जी मैं शक्तिमान हूँ, उड़ के दिखा सकता हूँ। अरे बेटा तू चलना तो सीख पहले। स्वाति, स्टडी वन डे एज पर शेड्यूल बट नेक्स्ट डे अनेबल टू स्टडी ड्यू टू टायर्डनेस। एक बच्चा कह रहा है जी मैं थक गया, ठीक है, तो थक गया तो क्या लॉजिक है? देखो, एक चीज समझो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। अगर बॉडी हेल्थी है तो माइंड भी हेल्थी होगा।
थकने की बहुत सारी वजह होती है। एक, तुम्हारी डाइट ठीक नहीं है। डाइट में सर क्या खाएं, अगर मेरे से पूछो कि एक स्टूडेंट की डाइट क्या होनी चाहिए, डिपेंड अपॉन, देखो जो आयुर्वेदा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें 7 बजे के बाद शाम को नहीं खाना चाहिए। सर आपने कुछ खाया क्या? नहीं, मैंने नहीं खाया। थोड़ा सा प्रसाद खाया था बस, वो भी इसलिए क्योंकि भगवान को मैंने भोग लगाया था। उसके बाद मैं शाम को 7 बजे के बाद नहीं खाता। सवेरे कब खाना चाहिए? सवेरे खाना नहीं चाहिए, सवेरे पहले 2-3 गिलास पानी पियो, बॉडी को फ्री करो। उसके बाद क्या करना चाहिए, हो सके तो 20 मिनट्स का एवरी डे कोई ना कोई वर्कआउट करो। जॉगिंग करनी है थोड़ी सी फास्ट वाली, जिसमें हार्ट बीट बढ़े, या पुशअप मार लो, या जंपिंग जैक कर लो। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करो जिसमें बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस आए। ठीक है। उसके बाद उसके बाद फ्रेश हो जाओ, पढ़ने बैठो। ठीक है। खाने में क्या खाना चाहिए तुम्हें? बिफोर 4 PM दही एक बार जरूर कंज्यूम करनी चाहिए, कर्ड। नाइट में सोने से पहले एक बार दूध लेना चाहिए। उसके बाद तुम्हें अर्ली मॉर्निंग, इफ पॉसिबल, ड्राई फ्रूट्स भिगो के रात में रख दो, मॉर्निंग में खाओ। सबसे पहला नाश्ता वही होना चाहिए। 4 बादाम हो गए, 4 काजू के पीस हो गए, 4 किशमिश हो गए। ठीक है, 4 मूंगफली के दाने हो गए। चार 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 सब रख लो, एक अखरोट हो गया। रोज रात में भिगो तो सवेरे वो खाओ। बॉडी को बहुत अच्छी पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद जो नाश्ता होता है 9-10 बजे, मैं सबसे पहले खाता हूँ ओट्स या दलिया, 1 कटोरी, 1 कप। उसमें 20 ग्राम प्रोटीन्स होता है। ओके। उसके बाद 10-11 बजे 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाता। इसके बाद में पनीर को रोस्ट करता हूँ, जैसे होता है ना टिक्का जैसे तुम बोलते हो, तो मैं घर पे ही जो जैसे सैंडविच बनाते हैं उसी में पनीर डालता हूँ 100 ग्राम, वो खा जाता हूँ। 100 ग्राम बिना किसी मसाले के, नमक के, किसी चीज़ के, डायरेक्ट। उसमें 20 ग्राम प्रोटीन्स होता है, तो 40 ग्राम प्रोटीन्स मुझे उससे मिल गया। 10 ग्राम ड्राई फ्रूट से मिल गया। इवनिंग में मैं एक शेक ले लेता हूँ, प्रोटीन शेक, 5-4 PM। तो मेरा 60-70-80 ग्राम का प्रोटीन्स हो गया। बॉडी को प्रोटीन की मात्रा दो, फ्रूट्स 1-2 खाओ। सर इसके बाद क्या खाएं? इसके बाद कुछ मत खाओ, इसके बाद पढ़ाई कर लो। दिन भर खाने में बिता दोगे तो पढ़ाई कब करोगे यार? बस इतना काफी है तुम्हारे लिए। सर और सर इसमें खाना तो है ही नहीं, बस 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी बस पूरे दिन में। हाँ जी, बस इतना बहुत है। दही बोला ना, एक वो खाओ। शाम को 1 गिलास दूध पियो। थकान की वजह क्या है? तुम्हारी डाइट में एनर्जी नहीं है। एनर्जेटिक चीजें खाओ, एनर्जेटिक रहोगे। और मॉर्निंग में चाहो तो ब्लैक कॉफी पी सकते हो, नेस्कैफे वाला जो 2 रुपए का पैकेट आता है वो। मॉर्निंग में और एक इवनिंग में 2 पैकेट से ज्यादा मत पीना। मैं 4 से 6, अभी तुम्हारा रिजल्ट टाइम में मैं 10-10 पैकेट पी रहा था, क्योंकि मुझे 12-12 16-16 घंटे काम करना था लगातार फोन पे, टक 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 टक। तो मैंने किया है, बट नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट अ गुड फॉर हेल्थ। मैक्सिमम 4 पैकेट इन अ डे। कॉफी पीने से एनर्जी देते हैं, लेकिन दूध और चीनी वाली मत पीना, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। पढ़ाई तो कर रहे हैं सर, डर रहता है होंगे पास या नहीं। मैंने अभी चीज बताया, भगवान कृष्ण कहते हैं बेटा तेरे हाथ में तेरा कर्म है, तेरे हाथ में तेरा कर्म है, फल नहीं। कर्म तू ईमानदारी से कर, फल अपने आप तेरा होगा। क्या आज जो तुमने किया, क्या वो 100% किया? अगर जो तुमने आज किया वो 100% किया, तो डेफिनेटली रिजल्ट तुम्हारा होगा। अपना कर्म कर, अपने कर्म में धोखा मत दे। जो किया शानदार कर, ईमानदारी से कर, रिजल्ट तेरा होगा। नीलोफर, एएस के थ्योरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करूँ? लैंग्वेज बहुत अलग होता है। ऐसा ही का बेटा, अगर तूने मेरे से कोर्सेज ले रखा है तो कोर्सेज में मैंने लाइक वैसी बहुत प्रैक्टिस करा रखी है, एज पर द डिपेंड ऑन एएस। जितना प्रैक्टिकल एएस होगा मैंने उतनी ज़्यादा डिस्कशन कर रखी है। जब तुम एएस 17 करोगे, बहुत तगड़ी करा रखी है, तो उससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। और एएस जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने जो पढ़ा दिया उससे बाहर ऐसे ही पूछेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या करूँ? विघ्नता लिस्ट करो, आरटीपी एमटीपी करो, बहुत क्वेश्चंस हो गए एएस में, इससे ज़्यादा करना भी नहीं है, इनफ है। इसी का सर, पास रिग्रेट को कैसे ओवरकम करें? अच्छा चलो ठीक है, मेरा दिल टूट गया था, मैं कैसे रिग्रेट करूं? किसी और से दिल लगा लो, सिंपल सा जवाब। सर कैसे बातें सिखा रहे हो, मम्मी पापा देख रहे हैं? अरे बेटा सिंपल सा तरीका है। सर मेरे को ना करेले की सब्जी अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, पनीर की खा लो यार। तुम ये सोच रहे हो कि मेरे साथ फेल हो गया, आने वाले समय में अच्छा कैसे होगा? तुम अच्छी वो सोचो ना, मेरे साथ आने वाले समय में अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे साथ गॉड ने बस इसलिए बुरा किया था कि आने वाला वक्त मेरा एकदम सुनहरा हो। मैंने लास्ट वाले पास्ट एग्जाम में गलती की, मैंने भी गलती की, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी गलती की, तो लेकिन कान पकड़ा कि आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूंगा। भगवान एक बार तुम्हारा टांग तुड़वाना चाहता था कि आने वाले समय में तुम किसी और की टांगे ना तोड़ो। कई बार कुछ बुरा होता है अच्छे होने के लिए।
उसमें पॉजिटिव निकालो ना यार। अरे सर मैं तो फेल हो गया था, अरे कौन सा इंसान इस दुनिया में फेल नहीं होता? मोदी जी फेल नहीं हुए क्या? विराट कोहली कभी फेल नहीं हुआ क्या? विराट कोहली का एक दिन ऐसा था कि इंडियन टीम डिसाइड कर रही थी कि विराट कोहली को इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर कर दे, क्या उसने बाउंस बैक नहीं किया? ऐसा बाउंस बैक किया कि बेटा हर मैच में सेंचुरी मार लेता है, 90+, 80, 100+। बुरे दिन इसलिए नहीं आते कि तुम्हारी लाइफ बुरी है, इसलिए आती है कि आने वाला वक्त अच्छा होने वाला है। यारो जी भर के जी ले पर आएगा अपना कल। सर फोकस कैसे रहे? फोकस, मान लो मेरा बेटा है, उसकी स्कूल फीस भरनी है, मैडम ने बोला सर 5 दिन में अगर फीस नहीं भरोगे तो तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। मुझे पैसा कमाना है, क्या करूं? फोकस कैसे लाऊं? ऑब्वियसली फोकस रहेगा कि कहीं से कुछ पैसे मिल जाए तो अपने बेटे को पढ़ा लो। वेन एवर यू हैव अ पर्पज ना, यू आर ऑलवेज फोकस। भगवान ने तुम्हें पैदा ही फोकस के साथ किया था, प्रॉब्लम क्या है तुमने फोकस अलग अलग जगह लगा रखा है। उन फालतू जगह वाले फोकस को हटाओ, ऑटोमेटिक जहां तुम्हारा फोकस लगना है वो लग जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, बाकी नेक्स्ट सेशन में। ओके, राधिका वर्मा पूछती है सर कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया है, फील का रिजल्ट देखते हैं, अब कैसे अच्छे से कुछ करें? तुम, तुम्हारा गेम हुआ लाइफ में, तुम्हें भगवान ने 6 मैच दे रखे हैं, एज पर द गॉड डेस्टिनी 6th ओवर में 6 मैच के तुम हर बॉल पे 6 मारने वाले हो, लेकिन 5th ओवर में तुमसे एक भी रन नहीं लगा। तुमने कहा सर कॉन्फिडेंस गिर गया, मैं मैच छोड़ रही हूँ। अरे भगवान ने डेस्टिनी में लिखा है तो एक ऐसा प्लेयर है कि हर बॉल पे 6 मारने वाला है, लेकिन तुमने पहले ही गिव अप कर दिया। कॉन्फिडेंस क्यों गिर गया? क्योंकि तुम गिर गए। कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा जब तुम उठ जाओगे ना। देखो यार, मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की ना, अभी जब ये वाला बैच शुरू किया, तो मैंने बालाजी सरकार से बोला कि प्रभु ये जीत भी तुमसे है, ये हार भी तुमसे है, मेरी खुशियों का हर संसार भी तुमसे है। तूने दर्द दिया तो इस बात को कह के सह लूंगा कि तू मुझे और ताकतवर बनाना चाहता है। खुशियां दी तो इस बात से अपना लूंगा कि शायद तू मेरा साथ और बेहतरीन तरीके से देना चाहता है। वट एवर यू गिव मी आई एक्सेप्ट इट, बट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव मी ऑन डेली बेसिस। ठीक है ना? फेल हो गया, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है आने वाले उस समय की जहां तुम्हारी एक सिग्नेचर की वैल्यू लाखों और करोड़ों में होगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आज का सेशन बहुत मोटिवेशनल रहा होगा आपके लिए। अपना प्लीज फीडबैक जो भी तुमने सीखा जरूर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।